गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेवन्थ में क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है एकदम से बंद हो चुका था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए, उसके बारे में। फिर हम कौन कौन सी नई नई इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ और डेवलप हुई उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके जो ब्रिटिश रूल था उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल और आयरन स्टील जो है स्टार्ट हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था ब्रिटेन का, उससे जो है लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बना ब्रिटेन। ठीक है, मैकेनाइज प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन करता था वो कॉटन टेक्सटाइल का 19th सेंचुरी में। उसी समय हम देखें तो ग्रोथ जो थी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की, वो 1850s के बाद जो है ब्रिटेन जो है एक वर्कशॉप बन गया ऑल ओवर वर्ल्ड का, जहाँ पे ये सब चीज़ें उसने अपने डेवलप कर चुका था। ठीक है, और ये सब क्लोजली लिंक था आपके कॉलोनाइजेशन जो हुआ इंडिया का, और उससे रिलेटेड था। तो ब्रिटिश का इंटरेस्ट था हमारे यहाँ से ट्रेड करने का और हमारी इंडियन टेरिटरी को जो है अपने अंडर में लेने का। धीरे धीरे उसने क्या करा, अलग अलग ट्रेड के जो है वे इस जो है तरीके चेंज करे। कंपनी जो इनिशियली यूज़ करती थी, परचेज करती थी हमारे यहाँ से गुड्स और एक्सपोर्ट करती थी इंग्लैंड को और यूरोप को, और वो अपना खुद का फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो थे उन्होंने स्टार्ट करा हमारे इंडिया की तरफ एक बिग मार्केट को इंडिया को बना करके, ताकि उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसके गुड्स को वो हमारे यहाँ बेच सकें। और मैन्युफैक्चर्ड जो गुड था, वहाँ का मटेरियल जो बना हुआ था ब्रिटेन का, वो इंडिया में आने लगा बड़ी क्वांटिटी में। उसकी वजह से हमारे इंडियन क्राफ्ट्स और वो है ठप होने लगे, हमारे जो हथकरघा उद्योग है वो ख़त्म होने लगे। इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट के हम पढ़ेंगे बारे में कि जैसे 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 और प्रोडक्शन होता गया, इंडिया लेड द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स में आगे थी। लेकिन इंडियन टेक्सटाइल्स जो है वो जानी जाती थी फाइन क्वालिटी और हाई रिफाइंड क्राफ्ट्समैनशिप के लिए, पॉपुलर थी साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट सेंट्रल एशिया में। ठीक है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो उन्होंने स्टार्ट करा इंपोर्ट करना यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल्स टू यूरोप इन 16th सेंचुरी में। जो वर्ड्स हैं वो हमको हिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं। अरब मर्चेंट जो मौसूल है in Iraq showed fine cotton cloth from the India to Europeans who soon started referring to all fine cotton textile as Muslim। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये हमारा व्यापार कितने अलग अलग देशों तक फैला हुआ था। जो पोर्टुगीज़ आए थे वो फर्स्ट जो कि इंडिया में आए, जो कि सर्च करा उन्होंने स्पाइसेस का, और दे लैंडेड एट कालीकट, वहाँ पर उतरे थे, और ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इन इंडिया दे कैरिड बैक कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारे जो है लेकर के गए अपने साथ, और स्पाइसेस भी लेकर के गए यूरोप में। और उन्होंने जो कॉटन टेक्सटाइल है उनको जो है नाम दिया गया था उनके द्वारा कैलिको। ठीक है, जो कालीकट से ड्राइव किया गया है। उसके बाद जो है बहुत सारे जो ये जो डिपिक्ट्स हैं उनके बारे में जो पॉपुलैरिटी बताते हैं हमारे इंडियन टेक्सटाइल की वेस्ट साइड में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने ऑर्डर किए बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के जो है कॉटन बल्क में जो है वो ऑर्डर किए थे। अमंग देम चिन्स जो और बांधना जो है उसमें से इम्पॉर्टेंट है। चिन्स जो है वो आपके एक हिंदी वर्ड है चिंट, और उसका मतलब होता है क्लोथ जो कि स्मॉल फ्लावर की डिज़ाइन का होता है। ये जो डिज़ाइन होती है बहुत पॉपुलर होती है इंग्लैंड में, जब वहाँ पे इवन अमंग द क्वीन एंड रिच पीपल जो है वो भी इसको पसंद करते हैं। सो उसी तरीके से जो है सेम बांधना जो था उसका एक स्कार्फ के रूप में लिया जाता है, जो कि आपके नेक में बंध जाता है या हेड पे, जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिंदी वर्ड, जो कि आया है आपके हिंदी वर्ड जो है बांधना, जिसको मतलब बांधने के लिए टू टाई। ये जो डिज़ाइन से वो प्रोड्यूस होती थी एक टेक्निक जो टाइंग एंड डाइंग, आपने देखा होगा बंदिश जो बनता है, छोटे छोटे से धागे बंधे होते हैं, उससे ये बनाया जाता है। इंडियन टेक्सटाइल्स जो है यूरोप में वही जो है इंडियन टेक्सटाइल्स जो है यूरोपियन मार्केट्स में किस तरीके से हुआ वो भी हम पढ़ेंगे। जो डिमांड बढ़ने लगी, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी इंडियन टेक्सटाइल की, उसकी वजह से और ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो उसमें एंग्जाइटी होने लगी, और उन्होंने जो क्या करा कि जो एक कैलिको एक्ट 1720 में पास करा, उस एक्ट ने जो है बैन कर दिया सिंट्स का यूज़ का। ठीक है, इंग्लैंड में, यानी हमारे यहाँ का माल जो है वो
नहीं यूज़ में लेने लगे। एंड दिस इंश्योर्ड सेफ मार्केट फॉर द टेक्सटाइल्स विदाउट कंपटीशन फ्रॉम इंडियन टेक्सटाइल्स। इससे उनको जो है हमारे साथ कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनके लिए एक सेफ रास्ता मिल गया, मार्केट मिल गया उनको खुद की जो है प्रोडक्शन यहाँ पे लाने के लिए। ये कंपटीशन जो था इंडियन टेक्सटाइल के साथ जो है वो बढ़ता ही गया। नई टेक्नोलॉजीज जैसे इनोवेशंस हुए ब्रिटेन में, वैसे ही हमारा कंपटीशन इंडियन टेक्सटाइल का बढ़ गया उन लोगों के साथ। जैसे ही जॉन केन ने इन्वेंट करी स्पिनिंग जेनी 1764 में, उसका बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है इसमें कि हमको स्टिफ कंपटीशन करना पड़ा उन लोगों के साथ। इससे इंक्रीज हो गई प्रोडक्टिविटी, जो कि ट्रेडिशनल स्पिंडल्स जो है उसकी वजह से और बढ़ गया प्रोडक्टिविटी में। और इन्वेंशन करने के बाद स्पिनिंग जेनी से ये जल्दी से हो सकता है। ये जो इन्वेंशन था स्पिनिंग फ्रेम का 1769 में, रिकार्ड ऑर्कराइट के बारे में आप 10th क्लास में ही पढ़ेंगे, जो ये कॉटन टेक्सटाइल में वीविंग में अपना इंपॉर्टेंट इनोवेशन लेकर के आते हैं। दिस डिड नॉट मीन द एंड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड इट्स डोमिनेंस इन द वर्ल्ड ट्रेड इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। मोस्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जिसमें से डच, फ्रेंच और इंग्लिश जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा फ़ायदा इस ट्रेड से उठाया। पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट जो है बंगाल की रही और कंपनी जो है वो एक मोनोपोली तैयार करती है, उसको मिल जाता है अधिकार और वो रॉ मटेरियल जो हमारे इंडिया से ले जाते थे अपने जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वीवर्स की अगर हम बात करें 18th सेंचुरी में, कि वो विलेजेस में रहते थे और स्पेशलाइज वीविंग उन्हीं को थी और स्किल्ड पर्सन थे जो कि एक व्यक्ति से दूसरे में जाती थी। ठीक है, जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी ऐसे ताँती वीवर्स जो कि बंगाल के थे, जुलाहा, मोमिन वीवर्स जो नॉर्थ इंडिया के थे। अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है जो फेमस होते हैं इस वीविंग के लिए। ठीक है, स्पिनिंग जो है फर्स्ट स्टेज होता है इस प्रोडक्शन का। चरखा और तकली जो है इंपॉर्टेंट स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे जहाँ पे वो घर पे ही अपनी चीज़ें बनाते थे। थ्रेड जो है वो स्पन किया जाता था, चरखा रोल करते थे तकली से। और वहाँ पे आफ्टर वुमन स्पिन द थ्रेड, जब लेडीज़ जो स्पिन कर रही थी थ्रेड को, उसके बाद वीवर जो है उसको क्लॉथ को जो है वो करते हैं। कलर टेक्सटाइल्स जो है वो भी प्रोड्यूस होती थी डाइंग से। थ्रेड को जो है ड्राई किया जाता था, उसके बाद जो है डायर जो है वो जो रंगने का काम करते हैं वो रंगरेज कहलाते थे। वीवर्स स्पेशलाइज होते थे ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, वो उनको रिक्वायर्ड होती थी प्रिंटेड क्लॉथ की। ठीक है, उनको चिपिकार्स कहते हैं। हैंडलूम वीविंग और लिंक्ड ऑक्यूपेशन जो थे, उसके अलावा लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारे इंडियंस जो हैं ये अपनाते थे। और फोर्स लेबर और अब्यूज़ ऑफ वीवर्स वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उन लोगों का यह हिस्सा था, वो बंधुआ मजदूरी वगैरह भी उन लोगों से करवाते थे। जैसे ही ये सब चीज़ें ब्रिटेन ने अब हमारे यहाँ पे लाने शुरू करी अलग अलग फैक्ट्रीज, तो हमारे यहाँ की इंडियन टेक्सटाइल्स है वो डिक्लाइन हो जाती हैं। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिक्लाइन के इंडियन टेक्सटाइल के, जिसमें फर्स्ट है जैसे ब्रिटिश जो है वो सारा गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, पुअर क्वालिटी कॉटन जो है उसकी कोई डिमांड हमारे यहाँ नहीं रही थी। वीवर्स जो है उनको बहुत कम पैसे दिया जाता था। इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी विच वर वोवन बाय हैंड कुड नॉट कम्पीट, जो हमारे यहाँ पे हाथ से बने हुए जो थे उनका कंपटीशन मशीन गुड्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, वीवर्स और स्पिनर्स जो है उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया। एग्रीकल्चरल लेबर्स जो है वो बन चुके थे, अब ये सारा काम छोड़ करके वो खेती बाड़ी करने लगे। कुछ जो है माइग्रेट कर जाते हैं बड़े बड़े सिटीज़ की तरफ जहाँ पे कॉटन मिल्स जैसे कि बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर, यहाँ पे वो लोग जाते हैं काम की तलाश में, या वो माइग्रेट करते हैं अफ्रीका या साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ से लोग काम छोड़ करके दूसरी जगह जाने लगे। नेशनल मूवमेंट जब हुआ तो गांधी जी जो है उन्होंने अपील करा इनका बहिष्कार करने के लिए, बॉयकॉट करने के लिए ब्रिटिश क्लोथ का, और यूज़ करने के लिए कहा खुद के जो हाथ से बने हुए, चरखे से बने हुए हैंड स्पन जो क्लोथ है वो यूज़ करने के लिए, जैसे कि खादी। और वो एक सिंबल बन जाता है खादी हमारे इंडियन नेशनलिज्म का। ठीक है, और चरखा जो कि व्हील है हमारे सेंटर में नेशनल फ्लैग में, जो कि रखा गया था 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन मिल्स के बारे में। पार्टीशन जब हुआ बंगाल का और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जब हुआ तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो सब चीज़ों का जो है बहिष्कार करने लगी। फर्स्ट मिल जो है वो सेटअप की गई थी 1854 में
बॉम्बे में कॉटन मिल, और उसके बाद जो है एक मिल जो है कानपुर में भी थी और लगाई गई। सॉइल बीइंग कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, क्योंकि वहाँ पे जो है जो कॉटन के उगाने के लिए जो सॉइल चाहिए होती है ब्लैक सॉइल, वो वहीं पे अवेलेबल थी। मैनी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो और आगे आई, सेटअप की गई इस रीजन में अराउंड द बॉम्बे आसपास। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके टीपू सुल्तान के बारे में, जिन्होंने मैसूर में अपना शासन किया था 1799 तक, और बहुत उन्होंने लड़ाई करी, 4 युद्ध उन्होंने लड़े ब्रिटिशर्स के साथ, और उनकी डेथ हो जाती है विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड, उसके उनके जो हाथ में उनकी जो तलवार होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सोड जो होती हैं इनकी बहुत हार्ड शेप एजेस की होती है, और इट वॉज मेड फ्रॉम द हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स स्टील की बनी होती है। वुड्स स्टील फेमस होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड अंटिल कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रिटिश, एंड वुड्स स्टील नीडेड स्पेशल टेक्निक्स ऑफ रिफाइनिंग आयरन। आयरन को रिफाइन करने के लिए बहुत स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती है इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसकी हाई प्राइस होती है, इसके लिए वो रिड्यूस कर देती है इस इनकम की आयरन स्पेंटल्स की। देयरफॉर दे स्टार्टेड यूजिंग इम्पोर्टेड आयरन स्टील फ्रॉम ब्रिटेन, इसलिए वो लोग जो है इम्पोर्टेंट जो आयरन स्टील होता है ब्रिटेन का वो यूटिलाइज करने लगता है। आयरन और स्टील फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम इंडिया में। अप्रैल 1904 की बात करें तो उसमें चार्ल्स वेट जो है एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट होते हैं, दोराबजी टाटा जो एल्डेस्ट सन होते हैं जमशेदजी टाटा के, जो कि छत्तीसगढ़ जाते हैं अपने सर्च करने के लिए आयरन और डिपॉजिट्स का सर्च करते हैं, एक गुड सोर्स का जहाँ पे वो सेटअप कर सके मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट का। जमशेदजी टाटा जो उनका एम होता है कि वो स्टार्ट करे बड़े पैमाने पर आयरन एंड स्टील प्लांट को इंडिया में। इसके लिए जो है वो रिक्वायर्ड कर चाहते थे, उनको ज़रूरत थी गुड क्वालिटी आयरन और की। कुछ टाइम पीरियड के बाद जब उन्होंने सर्च करा, वेल्ड ने सर्च करके डिक्लेयर करा कि दे हैड डिस्कवर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट और इन राजहारा हिल्स, उन्होंने ये जो है डिस्कवर कर लिया है। उसके बाद धीरे धीरे जो है एक ट्रैक्ट जो होता है फॉरेस्ट लैंड का वो क्लियर किया जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ सुबर्णरेखा टू स्टैब्लिश द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप कॉल्ड जमशेदपुर। फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके जमशेदपुर जो है सेटअप किया जाता है इस इंडस्ट्री के लिए। वाटर जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में जमशेदपुर में मिल जाता है। 1912 में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, वो स्टार्ट की गई और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ स्टील का विद जमशेदजी टाटा एज द फाउंडर जो थे इस कंपनी के। ग्रोथ जो है आपके रेलवेज़ का वो भी हो चुका था स्टार्ट, और उससे एक बहुत बड़ा मार्केट मिल चुका था रेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि ब्रिटेन ने जो है प्रोड्यूस किया था। ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो था वो ऑन इंडियन रेलवेज कुड नॉट बिलीव दैट इंडिया कुड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ स्टील। ये वो जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स जो थे वो उनको विश्वास भी नहीं होता है कि हमारे यहाँ के जो है गुड क्वालिटी का जो स्टील हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट द सिचुएशन चेंज आफ्टर टिस्को, जैसे ही हमारे यहाँ पे टिस्को की जो है स्थापना हुई उसके बाद ये सब चीज़ें सिचुएशन चेंज हो गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन डिपेंड ऑन द टिस्को, ब्रिटेन भी जो है टिस्को पर डिपेंडेंट रहने लगा सप्लाई करने के लिए रेल्स के लिए। सिंस द वॉर कंटिन्यूड फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे ही बहुत लंबे समय तक चला, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टिस्को वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस और शेल्स और कैरिज व्हील्स जो है वो युद्ध के लिए जो सामान चाहिए होता है उसमें वो यूटिलाइज करने के लिए जो है ये सब चीज़ें बनाने के लिए कहा गया। 1919 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो खरीदती है 90% स्टील मैन्युफैक्चर जो कि टिस्को बनाता है। इट मेड टिस्को द लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री जो है बन चुकी थी जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश अम्पायर था। कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो हमारे यहाँ पे वो भी आगे बढ़ा लाइक आयरन एंड स्टील, बट इट एक्सपेंडेड ओनली वन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, लेकिन ये उस समय तक की रहा जब तक कि ब्रिटिश जो है इम्पोर्ट कर रहे थे और वो बाद में जो है वो डिक्लाइन हो जाता है उसका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है अपने चरम पर था, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ता है, इंडस्ट्रियल क्लास जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है। नीड होती है हमारी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पे। सिंस ब्रिटेन वांटेड द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास टू रूल ओवर इंडिया, दे गेव इनटू मैनी ऑफ दीज डिमांड्स ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ ब्रिटिश रूल। जो हमारी डिमांड्स थी, सपोर्ट चाहिए था इंडस्ट्रियल क्लास का, लेकिन वो लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ें
वो है हैंडल कर ले। दे गेव इन टू मैनी ऑफ दिस डिमांड्स ड्यूरिंग द लास्ट डिकेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। जो डिमांड रखी गई थी कुछ दशकों में उन्होंने ब्रिटिश रूल ने इन सब चीज़ों को दी। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे कोल और इंडस्ट्रीज़ जो होती है, सॉरी ये आपके कॉटन इंडस्ट्रीज़, और उसके बारे में हमने पढ़ा कैसा सेटअप की गई, कैसे हमारे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज जो है हमारे यहाँ पर सेटअप की गई, हमारे यहाँ के जो हैंड वीवर्स जो थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कैसे सेटअप करना पड़ा, और बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज़ कॉटन मिल्स जो है वो बंद होने लगी और हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन ले जाता था और अपना फाइन क्वालिटी वो बना करके अपने प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ मार्केट बना करके इंडिया में जो है वो सब चीज़ें बेचने के लिए लाते थे। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ होने लगी और हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है बंद होने लगी। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप दोबारा से पूछ सकते हैं।